स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है इतिहास वाली, उसका जो पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस वीडियो से पहले इसी लेसन के 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। उसमें हम यूरोप के बारे में, फ्रांस की जो गतिविधियां हैं और राष्ट्रवाद की जो घटनाएं घटी हैं उन सब के बारे में, और जर्मनी के एकीकरण के बारे में पहले के जो 2 वीडियो हैं उसमें कंटेंट उपलब्ध हैं। और इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें हम इटली का एकीकरण देखेंगे, ब्रिटेन के बारे में देखेंगे, और जो बाकी वाला जो कंटेंट बचा इस पार्ट का वो इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण हुआ दोस्तों 1859 से लेके 1870। सबसे पहले तो आपको सन याद रखना है। 1859 से लेके 1870 के बीच में इटली का एकीकरण होता है। तो इटली के एकीकरण की जब भी बात करते हैं तो एक व्यक्ति हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं, और वो हैं जोसेप्पे मैत्सिनी। तो देखते हैं मैत्सिनी के बारे में। ये कौन था मैत्सिनी? इटली का क्रांतिकारी था। कौन था? इटली का क्रांतिकारी। इसका जो जन्म है वो 1807 में हुआ था, जेनोवा में। फिर ये कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना था। कार्बोनेरी जो इटली का एकीकरण करना चाहता, कहीं ना कहीं इटली को एक करके, या ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत था, और क्रांतिकारियों का एक संगठन था, गुप्त संगठन था। इसका मेंबर बना कौन? मैत्सिनी। फिर ये 24 वर्ष की आयु में इसने लिगुरिया में क्रांति करने के कारण बहिष्कृत हुआ। यानी जो क्रांति हुई थी लिगुरिया में, एक क्षेत्र है इटली में, तो वो सफल नहीं हो पाए। तो इनको डर था कि भाई अब इनको पकड़ के जेल में डाल देंगे, तो इनको वहाँ से बहिष्कृत किया गया और वो वहाँ से फरार भी हो गए थे। बाद में इन्होंने यंग इटली करके एक संस्था है, ये कई बार सवाल पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। यंग इटली की स्थापना मार्सेई फ्रांस में की थी इन्होंने, फिर बहिष्कृत रहते हुए 1831 में। ठीक इसके 2 साल बाद में इन्होंने एक और संस्था बनाई, यंग यूरोप, जो स्विट्जरलैंड के शहर है एक बर्न, वहाँ पे 1833 में। तो या तो यंग इटली पूछा जाता है कि यंग इटली की स्थापना कब और किसने की? जोसेप्पे मैत्सिनी ने, ठीक है, 1831 में। उसके ठीक 2 साल बाद में यंग यूरोप, यानी छोटी संस्था है, यंग इटली और बाद में यंग यूरोप, उसी तर्ज पे कि यूरोप को भी ऐसे एकीकरण और राष्ट्र राज्य बनाने हैं, इस संदर्भ में उन्होंने एक संस्था बनाई थी। फिर मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। ये कोटेशन दे सकते हैं दोस्तों कि ये कथन किसका है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों का प्राकृतिक इकाई है। तो ये किसने कहा? मैत्सिनी ने। और यंग इटली और यंग यूरोप 2 संस्थाएं स्थापित की उसने। उसके अनुसार मीन्स मैत्सिनी की बात करें, मैत्सिनी के अनुसार एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। कि अगर इटली को मुक्ति दिलाना है, इटली को एक करना है, या जो भी इसको स्वतंत्र करवाना है, तो इसका जो मेन रीजन है वो इटली को एक करके ही किया जा सकता है। एक मीन्स इटली अनेक भागों में बटा हुआ था, ठीक है ना, तो उनको एक करना होगा। अब इसकी थोड़ी मेंटली चीजें देखते हैं कि ये किस तरह की विचारधारा से प्रेरित था। तो मैत्सिनी जो था वो राजतंत्र का घोर विरोधी था और प्राकृतिक गणतंत्र का समर्थक। यानी कुल मिला के गणतंत्र उसे कहते हैं जिसका जो प्रथम नागरिक है देश का, वो जनता द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है। राजतंत्र यानी जो राज्य का प्रथम नागरिक है उसका पद वंशानुगत होता है। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये राजतंत्र है। लेकिन अगर कोई शासक है उसका बेटा नहीं, बल्कि फिर से उसके अगला जो शासक वो जनता तय करेगी, तो ये जनता द्वारा चुना जाता है, तो वो गणतंत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये गणतंत्र का समर्थक था और राजतंत्र का घोर विरोधी। किसके बारे में बात करें? मैत्सिनी, यंग इटली, यंग यूरोप, ठीक है, और राजतंत्र का विरोधी, गणतंत्र का समर्थक। ऐसे भी कई बार आता है दोस्तों कि जोसेप्पे मैत्सिनी पर टिप्पणी कीजिए, तो ये कॉमन बातें आपको लिखनी है। फिर देखो मैत्सिनी के मॉडल पर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन स्थापित हुए। यानी ठीक इसने जो यंग इटली और इसी जो संस्थाएं बनाई, इसको देख के इन देशों में भी ऐसी ही संस्थाएं बनने लगी थी। कहाँ पे? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। तो मैटरनिक ने मैत्सिनी के लिए कहा था, क्या कहा था? कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। किसको कहा? मैत्सिनी को। किसने कहा? मैटरनिक ने। ये वही मैटरनिक है जिसने ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। तो मैटरनिक के 2 कोटेशन याद रखना आपको। एक फ्रांस के संदर्भ में कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम होता है। और इसके अलावा मैत्सिनी को उसने ये कहा कि हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन, हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसको बताया। क्यों कहा? क्योंकि मैटरनिक जो है वो जो चल रहा था उसी के समर्थन में था और मैत्सिनी उसमें बदलाव लाना चाह रहा था। तो ये इसके अनुसार कि सब सामाजिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी अगर मैत्सिनी के हिसाब से चले तो।
अब हम देखते हैं इटली का एकीकरण। तो कब से कब तक हुआ? 1859 टू 1870। तो इटली के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं। इटली बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। बहुराष्ट्रीय मतलब वहाँ पे अनेक राष्ट्रों का कब्जा था, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो। और हैब्सबर्ग साम्राज्य का में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य तक इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों में बटा हुआ था? इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से बड़ा जो एरिया है वो हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन आता था। उनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में इटली के राजघराने का शासन था। अब देखो यहाँ पे इटली 7 भागों में बटा हुआ, 7 में से केवल एक भाग ऐसा है जहाँ पे जो शासन कर रहे हैं वो इटली के राजा हैं, मतलब लोकल है। बाकी जो 6 अलग अलग क्षेत्र हैं उन पे विदेशी लोगों का शासन है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक क्षेत्र था जहाँ पे इतावली राजवंश का या इटालियन राजवंश का जो शासन था? सार्डिनिया पिडमोंट। तो इसी से आपको एक चीज़ कॉमन समझ आ जाएगी, लोगों को लगेगा ये जो राजा हैं ये हमारा लोकल है, इसके प्रति हम सिंपैथी रख सकते हैं, इसके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। और लोगों को लगा कि यही जो राजा हैं वो बाकी लोगों को बाहर निकाल के इटली को एक कर सकता है। तो सार्डिनिया पिडमोंट ये नाम आपको याद रखना है। उत्तरी भाग, अब इटली का जो उत्तरी भाग है वहाँ हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था। मध्य जो इलाके थे वो पोप और चर्च का शासन था, यानी धार्मिक राज्य की स्थापना। दक्षिणी जो क्षेत्र हैं वो स्पेन के बुर्बो राजवंश या राजाओं का शासन था। इस तरीके से आप देखो तो इटली के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों का शासन था, लेकिन एक जो क्षेत्र था सार्डिनिया पिडमोंट वहाँ पे इतावली राजघराने का शासन था। तो 1830 में के दशक में ज्यूसेppe मैत्सिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य की कोशिश की। अब इससे पहले इटली का एकीकरण तो हुआ, लेकिन इससे पहले क्या कोई व्यक्ति हुआ है जिसने इटली को एक करने की कोशिश की? बिल्कुल, मैत्सिनी। इसीलिए हमने इटली के एकीकरण करने से पहले ही उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा हमने। तो उसने कोशिश की है दोस्तों, इटली को एक कर नहीं पाया वो। और ये कोशिश कब की थी? 1830 के दशक में। यंग इटली, यंग यूरोप, है ना, ये सारी चीज़ें, राजतंत्र का विरोधी, गणतंत्र का समर्थक, लिगुरिया क्रांति में भाग लिया था, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। अब ये क्या हुआ कि 1831 और 1848 क्रांतिकारी जो है वो परिवर्तन लाना चाह रहे थे, और उन्हें पता है कि परिवर्तन कब आएगा, इटली एक कब होगा, जब बाकी लोगों को हम बाहर निकालेंगे। तो उन्हें लगा कि हमारा एक क्षेत्र है सार्डिनिया पिडमोंट, यहाँ का जो राजा है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, आप विक्टर करके भी याद रख लो चलेगा। तो विक्टर जो शासक है वो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था। उन्हें लगा विक्टर को हम अपने फेवर में लें, तो विक्टर की सेना और इसकी जो सत्ता है इसको इस्तेमाल करके बाकी क्षेत्रों को हम एक कर सकते हैं, विदेशियों को यहाँ से भगा सकते हैं, इससे इटली एक हो जाएगा। अब वो जो राजतंत्र के विरोधी थे उन्हें भी लगा नहीं यार, कम से कम इस चीज़ में हम फेवर कर सकते हैं, अपना कम से कम ये शासन है तो अपने देश का व्यक्ति है। इस आधार पर कुछ लोगों ने इनके साथ आया। तो इटली को एक करने की जिम्मेदारी सबको किस में नजर आने लगी, संभावनाएं किस में नजर आने लगी? सार्डिनिया पिडमोंट के जो शासक है विक्टर, उसके संदर्भ में कि ये व्यक्ति हमें इटली को एक करने में हेल्प कर सकता है। तो अब ये सार्डिनिया पिडमोंट के ऊपर जिम्मेदारी आई। तो सार्डिनिया पिडमोंट का जो शासक था विक्टर इमैनुअल द्वितीय, उसका एक मंत्री था काउर। उसको ये विक्टर ने ये जिम्मेदारी दी कि भैया देखो काउर, ये तुम्हें काम करना है, मीन्स बाकी क्षेत्रों को कैसे एक करना। ये हमारे जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी ये भी हमारे फेवर में है, तो क्यों नहीं हम इटली को एक करें, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो काउर को ये नेतृत्व दिया था। अब काउर को देखिए, काउर की मेंटेलिटी कैसी है वो चेक करते हैं। ना तो ये क्रांतिकारी था, यानी न तो उदारवादी राष्ट्रवादी था, और ना ही ये जनतंत्र का समर्थक था। क्योंकि अब देखो राजा का मंत्री है, इसको विशेष अधिकार मिले हुए थे, ये क्यों लोकतंत्र का समर्थक बनेगा, ये क्यों क्रांतिकारियों का फेवर बने। लेकिन फिर भी इसको जिम्मेदारी दी गई, कारण आम जो जनता है वो विक्टर में संभावना देख रहे थे कि विक्टर जो है वो हमें इटली को एक कर सकता है। और विक्टर ने ये जिम्मेदारी किसको सुपुर्द कर दी? काउर को। काउर कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय का मंत्री था। फिर देखो 1859 सार्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रियाई सेना को हराया, यानी अब इटली के एकीकरण का रास्ता शुरू हुआ और उन्होंने ऑस्ट्रियाई सेना को हराया। ठीक है, जिउसेप्पे गैरिबाल्डी। अब एक और व्यक्ति हैं इटली के एकीकरण में। आपको व्यक्तियों के जब नाम याद रखने हैं तो 3-4 नाम हैं। मैत्सिनी को याद रखना है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को याद रखना, काउर को याद रखना और गैरिबाल्डी को याद रखना है। तो गैरिबाल्डी कौन था? ये साउथ इटली का एक व्यक्ति था, और इसने क्या किया, अपने जैसे लोगों को तैयार किया। स्वयंसेवक मतलब जो अपनी मर्जी से एक संगठन में शामिल होते हैं, फिर वो लोगों की सेवा करते हैं या आगे होकर जो भी अभियान है उसमें भाग लेते हैं। चूंकि ये लाल कलर की शर्ट्स पहनते थे तो इन्हें रेड शर्ट्स भी बोलते थे। ठीक है ना, रेड शर्ट्स, लाल कुर्ती दल।
गैरिबाल्डी के। तो इनके स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। अब ये भी किस लिए आ रहे हैं, ये भी इटली को एक करना चाह रहे हैं, यानी साउथ इटली में इसका अच्छा खासा प्रभाव था। तो इधर काउर हो गया, सार्डिनिया पिडवान की तरफ से ऑस्ट्रिया को हराया। इधर साउथ इटली में जो हैं वो स्वयंसेवक खुद तैयार हो रहे हैं, उनके जो लीडरशिप वो गैरिबाल्डी कर रहे हैं। फिर 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियाँ मतलब प्रांत ले लो आप, के राज्य में प्रवेश हुआ। स्थानीय जनता का समर्थन हासिल किया किसने, गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी जो है साउथ इटली में जाता है और यहाँ पे प्रवेश करता अपने समर्थकों के साथ में जो स्वयंसेवक थे। तो लोगों को, जो साउथ इटली के जो लोग थे वो इनके साथ था, गैरिबाल्डी के साथ में, ठीक है। और इन्होंने किसके खिलाफ विद्रोह किया, स्पेन के जो शासन है उसके खिलाफ, बुर्बो राजवंश है उसके खिलाफ। 1861 में फिर क्या हुआ, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यानी जो कहा कि हमारी जो इटली बनेगी उसका जो सर्वोच्च जो व्यक्ति होगा, नेता होगा, वो कौन होगा, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ये कौन था, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था, जो 7 क्षेत्रों में इटली बटा हुआ था। अब उसको एक करने की कोशिश कर रहे हैं और पहले ही राजा डिक्लेयर कर दिया कि इटली एक होगा तो इसके सर्वोच्च पद पर ये बैठेगा। तो इसीलिए वो विक्टर इमैनुअल द्वितीय वो इंटरेस्ट दिखा रहा था और उसने अपने मंत्री, अपनी सेना को, नौकरशाही को सब कुछ लगा दिया। और इधर गैरिबाल्डी वगैरह ये भी हेल्प कर रहे थे। तो विशेष बात क्या थी, इटली की अधिकांश जनता निरक्षर और उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान, और उन्होंने गैरिबाल्डी को अपना समर्थन दिया। अब इटली की विशेष बात यह कि ज़्यादातर जो जनता थी वो निरक्षर थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो राष्ट्रवादी उदारवादी विचारधारा से भी अनजान थे वो लोग। लेकिन उन्होंने गैरिबाल्डी को शासन दिया या एक तरीके से समर्थन दिया, ठीक है ना। और वो समर्थन इसलिए था कि उन्हें लगता है कि भाई गैरिबाल्डी जो है वो हमारी जो स्थिति उसमें चेंज लेकर आएगा और पूरा जो देश है ये एक करेगा। वहाँ की निरक्षर जनता को इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना। जो निरक्षर जनता थी, इटली की जो लोग थे, जो विशेषकर साउथ इटली के, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी, इटालिया मतलब जो एकीकृत इटली होगा, अभी है नहीं है ना, उसके बारे में कभी सुना नहीं। जब जब ऐसा वो इटालिया शब्द सुनते तो वो पता है उन्हें क्या लगता था कि ये तो जो शब्द है वो ला टालिया, इटालिया को क्या लेते थे, ला टालिया। जबकि और उन्हें क्या लगता था, यानी विक्टर इमैनुअल द्वितीय की पत्नी है। तो यानी आम लोगों को लगता है कि ये जो इटालिया इटालिया कर रहे हैं, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, विक्टर इमैनुअल द्वितीय की पत्नी की बात कर रहे हैं। यानी वो इतने अनजान लोग थे कि उन्हें नहीं पता कि हम जिस देश को एक कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है। इस तरह वो अनजान थे, इस तरह निरक्षर लोग थे। अब हम देखते हैं जोसेफ गैरिबाल्डी। 1807 से लेकर 1882 इनका जीवन काल है। इटली का महान स्वतंत्रता सेनानी, वह एक व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। तो गैरिबाल्डी के बारे में इटली का क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी आप बोल सकते हो, एक नाविक था शुरुआती जीवन में वो। फिर 1833 ईस्वी में उसकी मुलाकात मैत्सिनी से हुई थी, ठीक है। और 1833 में यंग इटली आंदोलन से जुड़ा, तो कहीं ना कहीं मैत्सिनी का अनुयायी बन गया और इटली को एक करने का जो विचार है उनको यहाँ से मिले। फिर देखो 1834 में इसने पिडमॉन्ट के गणतंत्र विद्रोह में भाग लिया। अब यहाँ पे देखो, जिस इटली के भाग को इटली के एकीकरण का सरदार चुना गया विक्टर को और पिडमॉन्ट को, उसमें भी वो गणतंत्र लाना चाह रहा था, कौन, गैरिबाल्डी। लेकिन बाद में उसे लगता है कि इनसे नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर इसको समर्थन दिया और इटली को एक किया और वे दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा। कब, 1834 में सार्डिनिया पिडमॉन्ट में एक विद्रोह किया कि यहाँ पे ये राजतंत्र खत्म करो, गणतंत्र लेके आता, लेकिन सफल नहीं हुए और वो वहाँ से भाग जाते हैं, कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका। और 1848 तक वो वहीं रहते हैं। फिर 1854 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय का समर्थन किया इन्होंने। इनको लगा कि यार जो विदेशी इनको बाहर निकालो, कि कम से कम ये व्यक्ति राजा है तो कम से कम अपने देश का है, जो इटली का एकीकरण करना चाहता था। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ से एक्सपीडिशन ऑफ 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक तो सवाल, एक्सपीडिशन ऑफ 1000 क्या है, एक्सपीडिशन ऑफ 1000 क्या है कि 1000 लोगों का अभियान है और इसका नेतृत्व किसने किया था, गैरिबाल्डी ने। और विशेषकर इसका प्रभाव था दक्षिण इटली। कब किया, 1860 में। गैरिबाल्डी जो है एक संगठन बनाया, रेड शर्ट्स, लाल कुर्ती दल भी बोल सकते हो आप, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। इटली में लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था, गैरिबाल्डी ने। तो गैरिबाल्डी के साथ जुड़ने वाले स्वयंसेवक लगभग इसकी संख्या जो थी वो 30,000 के आसपास थे। 1870 प्रसा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा दिए। रोम मतलब जो इटली का एक शहर था, नगर था, वहाँ पे फ्रांसीसी सैनिक थे। तो इधर आपको पता हो दोस्तों, तो जर्मनी का भी एकीकरण हो रहा था। तो जर्मनी में फ्रांस की सेना को युद्ध लड़ना था।
तो जर्मनी में वो लड़ने के लिए उसको आर्मी चाहिए थी, ठीक है। तो जर्मनी से लड़ने के लिए फ्रांस क्या करता है, इटली से अपने सैनिकों को वहां लेके जाता है, यानी इटली में सैनिक, फ्रांस की सेना कम हो गई। तो इसीलिए फिर क्या किया उसने कि प्रसा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में शामिल हुआ, यानी इटली से गए और पीछे वो जो क्षेत्र था वो छीन लिया और इटली का एकीकरण हो गया। तो इटली का एकीकरण पूरा कब हुआ, 1870। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन की अजीब दास्तान। तो हमने इटली का एकीकरण देखा दोस्तों, विक्टर एमेनुएल द्वितीय, काउर, वहाँ की सार्डिनिया पिडमंट, उनकी नौकरशाही, उनकी सेना, मैथसिनी और गैरीबाल्डी। अब हम देखते हैं ब्रिटेन के बारे में। कुछ विद्वानों के अनुसार राष्ट्र राज्य का आदर्श मॉडल ग्रेट ब्रिटेन है। कई बार हम दोस्तों हम जो है ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं, कभी कभी हम इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो क्या है ये माजरा पूरा देखते आइए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट अगर राष्ट्र राज्य बना उस टाइम तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ग्रेट ब्रिटेन है। इसको आप यूके भी बोल सकते हो दोस्तों शॉर्ट में। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन को क्या बोल सकते हैं, यूके। तो ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्र राज्य निर्माण एक लंबी प्रक्रिया, यानी अचानक से ग्रेट ब्रिटेन नहीं बना, ये एक लंबा प्रोसेस है। 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। इस द्वीप समूह पर रहने वाले जो लोग थे उनकी एक ही सामूहिक पहचान थी कि वो अंग्रेज हैं, वेल्स हैं, स्कॉट हैं या आयरिश है, यानी नस्ल के आधार पर वो अपने आप को इस संदर्भ में देखते थे। कोई एक देश ब्रिटेन नहीं था। 18वीं सदी की शुरुआत की बात करें, वो अपने आप को या तो अंग्रेज मानते, या वेल्स मानते, या स्कॉट या आयरिश। एक द्वीप समूह है और वहाँ पे रहने वाले लोगों की पहचान मात्र इतनी सी थी। तो इनकी जो पहचान थी वो नर जातीय थी। कौन सी थी, नर जातीय, एथनिक। तो नर जातीय किसे कहते हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न है। एक ऐसा समूह जो साझी नस्ल, जनजाति या सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है, यानी या तो वो साझी यानी एक समान संस्कृति वाले लोग, नर जातीय समूह। जैसे भारत में मान लो कि अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक जैसा कल्चर जिन लोगों का है, उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनकी बोली, उनका खान पान, तो वो जो समूह उसे आप नर जातीय समूह कह सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि मान लो कोई जनजाति है, जंगलों में रह रही है, तो उनके रीति रिवाज, उनकी बोलचाल, भाषा, उनके है ना, सारी चीज़ें सेम है, तो वो एक नर जातीय समूह हो गया। फिर क्या हुआ, 1688 में आंग्ल संसद मतलब जो इंग्लैंड की संसद है उसके बारे में बात की जा रही है कि उसने राजतंत्र से ताकत छीन ली और इस संसद के माध्यम से राष्ट्र राज्य का निर्माण, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था, यानी इंग्लैंड की संसद थी। इंग्लैंड की संसद ने 1688 में राजा से सारे अधिकार ले लिए कि आप राजा हो, केवल आप बैठे रहो, अपना काम करो, सिंहासन पे बैठो, लोगों को दिखावे के लिए, वास्तविक काम आपका नहीं, हम लोग करेंगे। तो ये इंग्लैंड ने स्टार्ट किया। तो इसको बोलते हैं इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, यानी बिना खून पान के, बिना खून खराबे के सत्ता परिवर्तन हो गई। और इसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं दोस्तों। कोई खून खराबा नहीं हुआ था और सत्ता परिवर्तन हो गई। राजा के हाथ से संसद, चुनी हुई संसद के हाथ में सत्ता चली गई। तो फिर इंग्लैंड क्या करता है, आगे जाके एक समझौता करता है, जिसे 1707 में, जिसको समझौते का नाम है एक्ट ऑफ यूनियन। जिस समझौते को क्या नाम दिया गया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। किसके बीच में हुआ ये एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। दोस्तों अच्छे से देखना, अब बन रहा है यूके। तो यूके बनने की शुरुआत कब हुई, हमने अभी कहा कि 18वीं शताब्दी, तो ये 18वीं शताब्दी में देखो शुरुआत में नहीं था, बट 1707 में यूके का गठन हो रहा है। तो यूके के गठन में दो देश आते हैं, एक तो इंग्लैंड खुद, 3-4 द्वीप हैं, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड ही था, और उसने स्कॉटलैंड के साथ मिलकर एक समझौता किया और यूनाइटेड किंगडम यूके का गठन किया। इंग्लैंड ने सांस्कृतिक और राजनीतिक तरीके से स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमाया। एक तरीके से कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अपना जो प्रभाव है वो इंग्लैंड ने इस एक्ट के माध्यम से एक संगठन बनाया, एक बड़ा राज्य बनाया, जिसका नाम अब इंग्लैंड तो देने से रहे, स्कॉटलैंड भी देने से रहे, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया, द ग्रेट ब्रिटेन। क्या नाम दे दिया, द ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं इसको। फिर 1801 में, अब देखिए लगभग कितने 95, 96 या 94 ईयर्स के बाद की बात है, 90-95 साल बाद में एक और द्वीप है आयरलैंड। इसको अब ये समझौते में आया नहीं, इन्होंने कोई समझौता नहीं किया, लेकिन बलपूर्वक, स्कॉटलैंड ने तो समझौता के तहत आया है उसमें, है ना, लेकिन आयरलैंड को बलपूर्वक यूके में मिलाया गया। तो एक और अच्छा प्रश्न, आयरलैंड को यूके में, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया, 1801 में। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया जिस पर आंग्ल संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया गया था।
यानी ये जो ग्रेट ब्रिटेन बना है, इस पर प्रभुत्व इसके केंद्र में कौन है? इंग्लैंड है। उसने स्कॉटलैंड को तो समझौते के द्वारा मिलाया और आयरलैंड पर बलपूर्वक सैन्य कार्रवाई करके उसको अपने में मिला लिया। फिर ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह बनाए गए। अब यहाँ पे अब एक और चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, यानी जब जब हम बात करेंगे, ये एक बड़ा सा जो है ये ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है। इसमें देखो इंग्लैंड भी है, आयरलैंड भी है और स्कॉटलैंड भी है। इन तीनों को मिलाएंगे तब तो हम बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन जब क्रिकेट की टीम आती है आप देखोगे सिर्फ आयरलैंड की अलग आती है, इंग्लैंड की अलग आती है और स्कॉटलैंड की। लेकिन जब बात भारत पर शासन किसने किया था तो ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड का शासन आप कभी नहीं पढ़ोगे। तो ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों को सामूहिक रूप से ब्रिटेन बोलते हैं या यूके बोलते हैं। तो ब्रिटेन के जो है प्रतीक चिन्ह बने थे, कौन कौन से बने? ब्रिटानी झंडा, यानी ब्रिटेन का एक झंडा बना जिसका नाम क्या है? यूनियन जैक। प्रश्न आ सकता है ब्रिटेन का झंडा कौन सा है? यूनियन जैक। या यूनियन जैक क्या है? ब्रिटेन का झंडा। उनका राष्ट्रीय कौन कौन सा है? गॉड सेव ओवर नोबल किंग। अब नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। अब हम जिन राष्ट्रों की बात करें, इटली बना, जर्मनी बना, फ्रांस बना, है ना, ब्रिटेन बना, तो ये राष्ट्रों की कल्पना हुई कैसे एक्चुअल में, कैसे हुआ ये काम? तो देखिए, राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना, यानी सबसे पहले आप देखोगे तो कुछ जो लोग थे उन्होंने अपनी कला के माध्यम से देश को किसका रूप दिया? व्यक्ति का रूप दिया। किसका रूप दिया? व्यक्ति का रूप। और व्यक्ति में भी किसका? नारी का रूप दिया। तो ये जो विचार दिया वो अमूर्त विचार है, यानी ऐसी कोई नारी वास्तव में थी नहीं एक्चुअली में। ऐसा नहीं कि कोई नारी थी उसको देख के कहा कि उसका चित्र बना दिया उसके बारे में, यानी ये अमूर्त विचार था। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। अब जहां हर देश में आप देखो तो राष्ट्र का रूपक कौन बनी? नारी की छवि, यानी जो देश है उसको नारी के रूप में दिखाया गया। आप भारत में भी देख सकते हो दोस्तों, भारत माता हम बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नारी रूपक बनाया गया है। अब फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ? स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया, यानी नारी का कहीं ना कहीं या तो नाम या स्लोगन में या उनका चित्र को, ये सब चीज़ों के लिए, इस संघर्ष के लिए उन्होंने नारी का इस्तेमाल किया। नारी का इस्तेमाल मीन्स नारी का रूप बनाया गया कि स्वतंत्रता की देवी, न्याय की देवी, है ना, इस प्रकार से। अब स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था उस समय फ्रांस की अगर बात करें तो, या जिन जिन देशों में था, तो वो लाल टोपी पहनते थे। लाल टोपी कहीं ना कहीं उन्हें स्वतंत्रता का एहसास कराता। कारण शासन जो है लाल टोपी पे बैन लगाता है। जब भी सरकार किसी चीज़ पे बैन लगाती है तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम फ्री हैं, हम तो इनके सरकार का आदेश नहीं मानेंगे, तो वो उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो लोग लाल टोपी का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें स्वतंत्रता का एहसास होता था। और कौन सा था? टूटी हुई जंजीर। जंजीर यानी बेड़ियों में जकड़े हुआ, यानी गुलामी का प्रतीक है। टूटी हुई जंजीर मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक है। न्याय। आप जब भी मूवी देखोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं अदालत में आपको एक नारी की एक स्टैचू टाइप दिखता है, उसके आंखों पे पट्टी बंधी होती है, उसके हाथ में तराजू होता है। ये किसका प्रतीक है? न्याय का। लेकिन लेटेस्ट अभी आप देखोगे तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एक तस्वीर लगेगी जहाँ पे आंखों की पट्टी जो है उस मूर्ति से हटा दी गई है। तो महिला जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह हाथ में क्या ले हुए? तराजू। तराजू मतलब बराबर, किसी की तरफ ज़्यादा किसी की तरफ कम, ये नहीं होगा, बराबर होगा, यानी न्याय होगा यहाँ पे। तो फ्रांस में इस काल्पनिक नारी को मारियन नाम दिया गया। जैसे भारत में अपनी राष्ट्र रूपक है उसको क्या नाम दिया हमने? भारत माता। तो फ्रांस में अपने देश को जो नारी का रूपक दिया गया है ना, नारी का रूप दिया गया, तो उस नारी को क्या नाम दिया गया फ्रांस में? मारियन। और जर्मनी में जो है वो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक कौन था? जर्मेनिया। कौन था? जर्मेनिया। यानी जो जर्मनी में राष्ट्र का जो प्रतीक नारी के रूप में दिखाया गया उसको क्या नाम दिया गया? जर्मेनिया। मारियन फ्रांस में, भारत में भारत माता, है ना, ऐसे। तो जर्मेनिया जो है बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनते थे। तो बलूत वृक्ष के जो पत्ते हैं वो उसका एक ताज बना के पहनते थे। एक्चुअली में जर्मनी में बलूत जो है वो वीरता का प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक तो नाम ध्यान रखना जर्मेनिया, और जर्मेनिया जो मुकुट पहनती थी उसमें बलूत के वृक्ष के पत्ते होते थे। तो जो बलूत हैं वो वीरता का प्रतीक है। अब हम देखते हैं प्रतीकों का अर्थ। टूटी हुई बेड़िया किसका प्रतीक है? टूटी हुई बेड़िया आजादी का मिलना, यानी स्वतंत्रता का प्रतीक है। बाज छाप कवच। बाज छाप कवच जो है वो जर्मन साम्राज्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। बाज छाप कवच, ये सारे जो हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक प्रश्न बन सकता है। बलूत पत्तियों का मुकुट,
बहादुरी या वीरता का प्रतीक है। ये जर्मेनिया पहनती थी, है ना, मतलब जर्मेनिया पहनती मतलब जो जर्मेनिया का चित्र बनाया जाता था उसमें ये मुकुट दिखाते थे। तलवार, तलवार किस बात का प्रतीक था? मुकाबले की तैयारी का प्रतीक था। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, यानी जो जैतून की डाली है वो तलवार के चारों तरफ लिपटी हुई रहती थी, यानी ये कहीं ना कहीं शांति की चाह, यानी शांति की स्थापना की बात करें। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा हुआ करता था, है ना, ये जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स में प्रतिबंधित किया गया था। और उगते हुए सूर्य की किरणें, ये किसका प्रतीक है? उगते हुए सूर्य की किरणें नए युग का सूत्रपात। अब हम देखते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद मतलब सीधा सा है दोस्तों कि अपने देश से अति प्रेम करना, अन्य देशों से ज़्यादा, और अपने देश को ही सर्वश्रेष्ठ मानने की जो भावना है वो राष्ट्रवाद है। तो ऐसे ही साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का अर्थ ही है दोस्तों कि जब कोई ताकतवर देश अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करता है, तो ये साम्राज्यवाद की भावना। जैसे कि मान लो आप ब्रिटेन था, तो अपने देश पे आके उन्होंने कब्जा किया भारत पर, है ना, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे संसाधनों पे कब्जा किया, अपना वो अपना गौरव मानते थे, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए मानते थे, तो उन्होंने जो नीति अपनी साम्राज्यवाद, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाना। 1871 के बाद यूरोप के बाल्कन क्षेत्रों में तनाव हुआ, यानी एक जो क्षेत्र है बाल्कन, वहाँ आपसी भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, अलग अलग तरह के लोग थे, वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे। ये भी 1871 के बाद है। तो यहाँ लोगों को स्लोव नाम से जाना जाता था। उन क्षेत्रों में अलग अलग नस्ल के अलग अलग पहचान थी, उनकी भाषाएं अलग थी, तो कॉमन रूप में हम उनको स्लोव नाम दे सकते हैं। तो विभिन्न जो स्लोव थे वो राष्ट्रीय समूह की पहचान थी, उनका आपसी टकराव। इसी समय यूरोपीय शक्तियों के बीच में व्यापार और उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, यानी कुल मिला के साम्राज्यवाद की बात, कहीं जातीय संघर्ष, भाषा का संघर्ष, अपना का गौरव बढ़ाना, अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करना, इन सब चीज़ों की वजह से राष्ट्र राज्यों का निर्माण, कहीं ना कहीं संघर्ष होते गए, और ये फाइनली तब्दील हुआ सन 1914 से 1918 के रूप में, पहले विश्व युद्ध के रूप में। और राष्ट्रवादी देशों में साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, फिर इन साम्राज्यों का विरोध किया गया और समाजों का राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना शुरू हुआ, और धीरे धीरे जो आधुनिक देश हैं वो बनने लगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।